सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। और अपनी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को। दिस इज प्रवज्ञा और हम लोग जो कंसेप्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का। एज यू ऑल नो कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये किसी भी कंपटीशन के लिए, चाहे आप कोई छोटा कंपटीशन टारगेट कर रहे हो, चाहे आप कोई बड़ा कंपटीशन टारगेट कर रहे हो, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपटीशन। अब मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगी कि आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिस्ट्री का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत जानते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है एंड अपने बेसिक स्कूल लेवल पे आप सबने कुछ ना कुछ हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़ा है। तो मैं ये कंसीडर करके चलूंगी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें हिस्ट्री का बेसिक क्लियर नहीं है, उनकी नॉलेज अभी फाइन अप नहीं है और इससे पहले उन्होंने किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं की है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से करके चलेंगे, ये कंसीडर करके कि बहुत से बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग भी लगता है और बहुत से बच्चों को इस चीज का बेसिक की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले बिल्कुल एक बैकग्राउंड आपके माइंड में होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड हिस्ट्री, तो आपको इसका बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री की बात की जाए तो इतना आप सबको पता है कि हिस्ट्री मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ पास्ट। ये हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं कि पास्ट की स्टडी करना क्या हो जाता है हिस्ट्री। आज की डेट में हम ये देखें कि आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 100 साल पहले या आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये कंसेप्ट किस में जाता है? ये कंसेप्ट जाएगा हिस्ट्री में। वहीं हम लोग बात करें कि हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ, ये जो वर्ड है ये डिराइव कहां से हुआ, तो ये एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। वो वर्ड क्या है? हिस्टोरिया। एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या वर्ड है? हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? देखिए, टू इंक्वायर समथिंग, किसी चीज के बारे में जानना, पूछना, ये क्या होता है? ये किसका मतलब होता है? हिस्टोरिया का। और यहां पे हम एक वर्ड देख रहे हैं, रिसर्च। तो हिस्ट्री में रिसर्च वर्ड देख के हमें थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यस, हिस्ट्री इज अबाउट रिसर्च। आप और मैं अगर कुछ भी कह दें कि आज से हजारों साल पहले ऐसा इवेंट हुआ था, तो वो हिस्ट्री नहीं कहलाता है। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, जिस वजह से हम उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जितनी भी चीजें पढ़ते हैं हम लोग, कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसी रूलर के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रॉपर ये मुगल डायनेस्टी थी, ये लोधी डायनेस्टी थी, इन सबके हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ है, जिस वजह से हिस्टोरियंस ने इन चीजों को हिस्ट्री में ऐड करा है। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का बेसिक चीजें। उसके बाद हम बात करें, देखिए, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस जो है ये कहलाते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। अब यहां पे जो बात की जा रही है, भी हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो किस लेवल पे कर रहे हैं? वो हम वर्ल्ड के लेवल पे कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। अब किसी भी पर्सन को फादर क्यों कहा जा रहा है किसी सब्जेक्ट का? बेसिक क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाई वी आर सेइंग हिम द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसका रीजन ये है कि इन्होंने हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली, प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक क्रोनोलॉजी के साथ कि व्हाट हैपन फर्स्ट, उसके बाद ये चीज हुई, ये चीज ऐसे हुई, इस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री की पिक्चर हमारे सामने रखी है। तो हमें हिस्ट्री को समझना, देखो, अगर सीक्वेंस में चीजें होंगी तो आप लोगों के लिए बेटे समझना आसान होता है। वहीं अगर मैं आपसे कह दूं, मैं आपको आज की डेट में गांधी जी का इवेंट पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको हड़प्पा की कहानी समझा दूं, उसके बाद मैं आपको मुगल समझा दूं, उसके बाद हम लोग मॉडर्न डायनेस्टी पे चले जाएं, तो आपको एक सीक्वेंस नहीं बनेगा ना, आपको उतने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो हिस्ट्री को समझने के लिए सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी चीज में इन्होंने हेल्प की थी, किसने? हेरोडोटस ने। दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि हमें तो इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है ना अभी। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या चीज थी? तो इंडिया की अगर मैं आपसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट की बात करूं, जो फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट था, उस बुक का क्या नाम था? राजतरंगिणी। क्या नाम था? बुक हमें क्या माइंड में रखनी है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की जब मैं बात कर रही हूं तो ये लिखी है किसने? कलहन ने। 12th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने ये बुक लिखी है और ये बुक लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में। अब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बुक? इस बुक के बारे में स्पेशल क्या है? तो देखिए, इस बुक में एक बात बताई गई है, बहुत सी चीजें यहां प्रेजेंट है, जो यहां प्रेजेंट नहीं है आप सुन के उसको अपने साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। यहां पे इस बुक में एक बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है? कि जो आपका कश्मीर है, पहली बात तो इसमें कश्मीर की बहुत सारी जो है आपका नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है, यानी कश्मीर और कश्मीर के नियर बाय वाला रीजन है, उसको यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहां पे ये जो बताया गया है कि आपका जो कश्मीर है, आपका जो कश्मीर है वो कौन किसने स्टैब्लिश करा था? वो एम्परर अशोका ने स्टैब्लिश करा था। क्लियर?
इस बुक में मेजर बात जो डिस्कस की गई है वो क्या की गई है कि जो कश्मीर है वो किसने स्टैब्लिश किया था, वो स्टैब्लिश किया था एम्परर अशोका ने। तो हमने ये बेसिक देख लिया कि हिस्ट्री प्रॉपर इसका मीनिंग क्या है, कहां से ये डिराइव किया गया है, हिस्ट्री के फादर के बारे में हमने देखा और हीरोडोटस की हमने बात करी। तो यहाँ पे साइड में आपके पास हीरोडोटस की यहाँ पे इमेज है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिया का कनेक्शन देखा, इंडिया में क्या रिलेटेड देखा, राजतरंगिणी बुक के बारे में हमने देखा, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री के कंसेप्ट हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हिस्ट्री 3 पार्ट में क्लासिफाइड है, ठीक है। जब भी हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए या नॉर्मली, तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या पार्ट है? नंबर फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, नंबर सेकेंड इज मेडाइवल हिस्ट्री एंड नंबर थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर? हम हिस्ट्री को पढ़ने के लिए इन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो हम मॉडर्न हिस्ट्री की करेंगे। रीजन बीइंग, आप एंशिएंट एंड मेडाइवल को अगर कंबाइंड कर दो किसी भी एग्जाम में वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंशिएंट एंड मेडाइवल का कंबाइंड जो वेटेज है वो हमारे मॉडर्न के जो है इक्वल रहता है। तो इसीलिए हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करके चलेंगे, देन वी विल गो फॉर एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जब कंसेप्ट हमारे पास आता है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत से हिस्टोरियंस जो है ना इसको लेके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कहां से पढ़ी जाए। तो बहुत से जो लोग हैं वो आपसे ये कहेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो ये 1707 से। वाई 1707? क्योंकि इस टाइम से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, औरंगजेब की डेथ हुई, मुगल एम्पायर जो पूरा एम्पायर था वो डिक्लाइन पोजीशन में आया। तो हम कहते हैं कि 1707 से क्या स्टार्ट हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ। फ्यू पीपल विल से कि 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1757 में ब्रिटिशर के कंट्रोल में क्या चला गया था, बंगाल चला गया था बैटल ऑफ प्लासी की वजह से। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का फेज यहां से स्टार्ट होता है। उसके अलावा फ्यू पीपल विल से कि 1885 जब से हमारे ये फ्रीडम स्ट्रगल और ये मूवमेंट स्टार्ट हुए, यानी हमने आईएनसी की फॉर्मेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की, तब से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड स्टार्ट होता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग वे बैक कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपियंस के इंडिया में आने से। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में हमें यह देखना है कि ब्रिटिशर ने कैसे हमको कैप्चर करा, कैसे एक्सपेंशन पॉलिसी ली, कैसे हम लोगों ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना सीखा, क्या फ्रीडम स्ट्रगल थे और एट लास्ट कैसे हमें फ्रीडम मिली। तो फ्रीडम मिलने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि ये आए क्यों और कैसे इन्होंने आपके ऊपर कैप्चर करना और ये सारी एक्सपेंशन पॉलिसी जो है वो स्टार्ट करी थी। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहां पे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन की बात की जाए तो देखिए यहां पे हमारे पास एक सीक्वेंस है। यूरोपियन में कोई एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं आई है हम पे रूल करने, यहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस है, बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने हम पे रूल करा है। सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे केम, सीक्वेंस देखते हैं, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये लोग क्यों आए हैं, उसके बाद एक एक करके पर्टिकुलरली हम इंडिविजुअली सबको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे, सबसे पहले आने वाले लोग थे पोर्तुगीज, पी स्टैंड फॉर पोर्तुगीज। देन यहां पे आने वाले लोग कौन थे, डच। उसके बाद आने वाले लोग कौन थे, इंग्लिश, जो आए और गए नहीं और जिन्हें भेजने के लिए हमें पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यहां पे पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कौन थे, नेक्स्ट इज डेनिश एंड देन फ्रेंच। क्लियर? वन बाय वन हमको इनको डिटेल में स्टडी करना है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच। इसको आप किस तरीके से नॉर्मल याद कर सकते हो, PDEDF करके आपको उसको याद रखना है, क्योंकि कई एग्जाम में डायरेक्ट आपसे सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे डेनिश के बारे में तो पढ़ते ही नहीं है। आई एग्री, बहुत कुछ नहीं है इनके बारे में पढ़ने के लिए, बट सीक्वेंस में आ जाएगा तो ये चीज पता होनी चाहिए। क्या हमें याद रखना है, PDEDF, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हम कह रहे हैं कि ये क्यों आए, तो द बेसिक पर्पज इज ट्रेड। क्या करने आए हैं ये लोग, ट्रेड करने आए हैं, बिजनेस करने आए हैं। ट्रेड मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये लोग क्या करने आए हैं, ट्रेड करने आए हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है कौन आए हैं, पोर्तुगीज आए हैं। तो ट्रेड क्या पहले नहीं होता था, मतलब अभी आप कह रहे हो ट्रेड करने आए हैं, तो इससे पहले क्या ये लोग ट्रेड नहीं करते थे? ट्रेड इससे पहले भी यूरोप के साथ हमारा होता था। एंशियंट टाइम से ट्रेड हमारा यूरोप के साथ चलता आ रहा है, बट इससे पहले जो ट्रेड होता था वो होता था लैंड रूट के थ्रू। किसके थ्रू होता था, लैंड रूट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्क रूट भी कहते हैं।
क्या चीज दिमाग में रखनी है, ऐसा नहीं है ट्रेड अभी शुरू हुआ है, ट्रेड पहले से हो रहा है, एंशिएंट टाइम से हो रहा है, बट अभी क्या हुआ है, लैंड रूट की जगह हम लोगों ने क्या ढूंढा है, एक ऑल्टरनेट ढूंढा है। ठीक है, तो जब हम लोग लैंड रूट की बात कर रहे हैं तो यहां पे आप इसको थोड़ा सा देख के चलिए कि लैंड रूट, ये जो आपका ये रेड वाला पोर्शन है, ये शो कर रहा है क्या, हमारा लैंड रूट, किस तरीके से पूरा लैंड वे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका ये ब्लू है, ये हमारा पूरा मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया तक किस तरीके से यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हुआ, हमें स्विच करने की जरूरत क्यों पड़ी। लैंड रूट से ट्रेड चल रहा था, तो ये क्या प्रॉब्लम आई कि हमें स्विच करना पड़ा और हम यहाँ पे किसके थ्रू आए हैं, मैरीटाइम ट्रेड के फॉलो करने लगे हैं। तो द बेसिक आंसर टू दिस इज, इस टाइम पे टर्की वाले रीजन में, ठीक है, आप ये देख रहे हो यूरोप से यहाँ पे पहले प्रॉपर ट्रेड चल रहा था, उसके बाद हम लोगों ने ये रूट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। टर्की में इस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर आ गई थी, टर्की में ऑटोमन एम्पायर का रूल आ गया। अब ऑटोमन एम्पायर क्या करने लगी थी, उसकी एक बेसिक सी आइडियोलॉजी थी कि अगर आप इस तरीके से लैंड रूट से ट्रेड करोगे तो जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, और दैट वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए कि हमारे कल्चर पे इंपैक्ट पड़े आप लोगों के आने जाने से। तो इसलिए टर्की में ऑटोमन एम्पायर ने क्या करा, टर्की में ऑटोमन एम्पायर ने क्या कर दिया, वहां पे लगा दिए टैक्स। ठीक है, टर्की में ऑटोमन एम्पायर ने क्या कर दिया, वहां पे लगा दिए टैक्स, टैक्स रेट को बढ़ा दिया। अब टैक्स रेट जब बढ़ गया तो मुझे ट्रेड करना क्या पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है। जहां पे मैं एक नॉर्मल अमाउंट में अच्छा खासा ट्रेड स्टैब्लिश था, वहीं अब मुझे क्या पड़ रहा है, ट्रेड कॉस्टली पड़ रहा है। तो अब मेरे लिए लैंड रूट के थ्रू ट्रेड करना क्या है, बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो आई विल लुक फॉर सम अदर ऑप्शन। तो वो सम अदर ऑप्शन के लिए हमने क्या ढूंढा, सी रूट ढूंढा। अब ये सी रूट जो ढूंढा, तो इस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम पे यूरोप में क्या चल रहा था, रिनाइसेंस का टाइम चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, साइंटिफिक चीजें बहुत ज्यादा, साइंटिफिक टेम्परमेंट लोगों में आ चुका था। तो इसी टाइम पे वहां पे बहुत सारी नेविगेशन स्किल डेवलप हो रही थी, वहां पे कंपास की डिस्कवरी हो गई थी, जिस वजह से सी रूट डिस्कवर करना आसान हो गया। स्विच क्यों करा समझ में आया, कैसे करा ये हमें समझ में आया। अब हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख के चलते हैं। देखिए हुआ क्या, 1492 में कोलंबस, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा बहुत, कोलंबस ने क्या करा, इंडिया आने के लिए प्लान करा। कोलंबस कहां से बिलोंग करते थे, स्पेन से। ये छोटी सी बातें हैं बट ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। कोलंबस 1492 में निकले इंडिया को डिस्कवर करने, कि मुझे इंडिया जाना है। क्या रीजन था सबका इंडिया आने के लिए या एशिया की तरफ आने के लिए, ट्रेड एक रीजन था। ठीक है, तो ट्रेड के लिए कोलंबस निकले, स्पेन के थे, लेकिन ये इंडिया पहुंचे नहीं। ये कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए अमेरिका। क्या केस हुआ इनके साथ कि जाना था जापान और ये पहुंच गए चीन। अब यहां पे देखिए कि इन्हें प्रॉपर आना था इंडिया वाली जगह पे, बट ये किस रीजन पे पहुंच गए, ये पहुंच गए अमेरिका वाले रीजन पे। तो इन्होंने क्या कर लिया, अमेरिका को डिस्कवर कर लिया। तो अब क्वेश्चन अगर आएगा हु डिस्कवर अमेरिका, तो हमारे पास क्या आंसर है इसका, कोलंबस। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद क्या हुआ, अब बहुत सारे लोग यूरोप के, स्पेशली हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे। तो पोर्तुगीज क्या कर रहे हैं, इंडिया आने की तैयारी कर रहे हैं, दे वांट कि वो इंडिया आए। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने देखा कि 1492 में ही कोलंबस जो है वो स्पेन पहुंच गए। अब यहां पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा कि वो यहां पहुंच गए, अगर इंडिया पहुंच गए तो कौन कहां ट्रेड करेगा, कौन कहां रूल करेगा, एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर तो नहीं करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन इनमें आपस में रेज होने लगे। इसी क्वेश्चन, इसी कंफ्यूजन, इसी सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए यहां पे इन लोगों ने करी एक ट्रीटी साइन। अब क्वेश्चन आता है ये ट्रीटी और संधि क्या होती है। आज की क्लास से लेके मॉडर्न हिस्ट्री के आगे जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे हम लोग काफी हद तक ये ट्रीटी वर्ड सुनेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटी का मतलब, अगर संधि का मतलब देखा जाए तो क्या होता है, देखो सबसे पहले होती है हमारे वॉर। वॉर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट टाइप करते हैं, ट्रीटी। ठीक है, अब चाहे वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वॉर छिड़ गई उसके बाद ही ट्रीटी होगी। हो सकता है वॉर लाइक सिचुएशन आ रही है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी हम क्या कर लेंगे, पहले से एक ट्रीटी साइन कर लेंगे, जिससे इन फ्यूचर कोई भी कंफ्यूजन ना हो और कॉन्फ्लिक्ट ना रेज हो। तो यहां पे वही हुआ, यहां पे स्पेन के लोगों ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया है, पोर्तुगीज लगे हुए हैं इंडिया की डिस्कवरी में। तो अब यहां पे स्पेन और पुर्तगाल के बीच फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, दैट्स वाई इन्होंने साइन करी ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। कब करी, ईयर इज 1494। 1494 में स्पेन एंड पोर्तुगाल ने क्या करा, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास साइन कर ली। ये क्या ट्रीटी थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, आप ये लाइन देख रहे हैं, इन्होंने क्या करी, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और क्या बोला गया, इस लाइन के इस तरफ पर्टिकुलरली ईस्ट की तरफ जो ट्रेड है वो कौन करेगा, वो पोर्तुगाल ट्रेड करेंगे, पोर्तुगीज लोग करेंगे, एंड वेस्ट की तरफ जो ट्रेड है वो कौन करेगा, स्पेन करेगा। यानी ये जो अमेरिका वाले रीजन था, ये जो अमेरिका वाला एरिया है, ये किसके पास चला गया, स्पेन के पास, और इधर का अफ्रीका एशिया वाला सारा रीजन किसके पास था, अभी पोर्तुगाल के पास। इज दैट क्लियर, ये ट्रीटी क्यों थी और ये ट्रीटी के थ्रू इन लोगों ने क्या डिसीजन निकाला।
अब हम बात करते हैं पोर्तुगीज के आने की। पोर्तुगीज आ रहे थे, डिस्कवरी की बात कर रही थी, तो पोर्तुगीज कब आए? तो हम बात करते हैं, देखिए 1487 की, पहले 1487, थोड़ा पीछे चले गए हम। 1487 में हुआ क्या था, हमारे ये पर्सन थे बार्थोलोमेव डियाज। इन्होंने क्या करा, ये क्या थे, कौन थे? सबसे पहले तो ये एक पोर्तुगीज नेविगेटर थे। इन्होंने क्या करा, ये पहुंचे, इंडिया की डिस्कवरी के लिए निकले और ये पहुंचे थे कहां तक? केप ऑफ गुड होप तक। अब क्वेश्चन इज, ये केप ऑफ गुड होप क्या है? ये निकले केप ऑफ गुड होप तक, आई, हमें समझ में आ गया। तो उसके लिए आप लोग एक बार मैप देखेंगे, यहाँ पे यूरोप से आप निकले, आप इस तरीके से पूरा आपका क्या चल रहा है, ये सी वाला रूट चल रहा है। हम इस तरीके से ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि अब ये जो डायरेक्ट ट्रेड लिंक था लैंड रूट वाला, ये हमें सुटेबल नहीं पड़ रहा है, यहां से हम नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हमें कॉस्टली पड़ रहा है और हमें वो ट्रेड सही नहीं पड़ रहा। तो हम इस तरीके से आ रहे हैं, और ये जो अफ्रीका का साउथर्न मोस्ट पार्ट है, अफ्रीका का साउथर्न मोस्ट पार्ट है, ये क्या कहलाता था? केप ऑफ गुड होप। क्लियर हुआ? ये है केप ऑफ गुड होप। तो जो ये हमारे बार्थोलोमेव डियाज थे, ये केप ऑफ गुड होप तक आए, इसके बाद ये आके वापस लौट गए, इन्हें आगे का रास्ता नहीं मिला, तो ही वेंट बैक, ये वापस चले गए। अब आगे की बात आती है, अब एक बार ट्राई करके हार तो नहीं माननी है, तो देन दे ट्राइड अगेन, पोर्तुगीज लोगों ने दोबारा ट्राई करा। उसके बाद क्या करा, 1498 में इन्होंने भेजा वास्को डी गामा को। ठीक है, वास्को डी गामा ने इंडिया डिस्कवर किया, बहुत छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इनका नाम हमें पता है, फेमिलियर है हम इनके नाम से। वास्को डी गामा आए 1498 में, इन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया। अब ये क्या रूट फॉलो करके आए हैं, देखिए ये यूरोप से निकले, केप ऑफ गुड होप तक आए हैं अफ्रीका वाले रीजन में, और फिर ये कैलिकट गए हैं। एक बार पहले मैप में देखते हैं, फिर समझते हैं। ये यूरोप से निकले हैं, इस तरीके से यहाँ पे केप ऑफ गुड होप तक आए हैं। क्या था, अभी देखा हमने, डियास यहाँ पे आके रुक गए थे, लेकिन ये आगे रुके नहीं है, ये आगे तक गए हैं और इंडिया में प्रॉपर ये कैलिकट तक पहुंचे हैं। कहां तक पहुंचे हैं? कैलिकट तक। ठीक है, अब यहां पे इनकी एक गुजराती ट्रेडर ने हेल्प की, यहां पे इनकी क्या करी, एक गुजराती ट्रेडर ने हेल्प करी। गुजराती ट्रेडर का नाम आप देख सकते हो, इब्न माजिद। बहुत सी जगह अब्दुल माजिद भी लिखा है, नाम को लेकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इब्न माजिद गुजराती ट्रेडर थे। इन्होंने क्या करी, हेल्प करी। किसकी हेल्प करी? वास्को डी गामा की। किस चीज में हेल्प करी? इंडिया तक पहुंचने में। क्लियर? कहां पहुंचे ये इंडिया में? इंडिया में ये पहुंचे कैलिकट में। कहां पहुंचे? कैलिकट में। तो कैलिकट अगर मैं आज की डेट में बात करूं, एट प्रेजेंट, आप लोग अगर इसको मैप पे सर्च करेंगे तो कैलिकट एट प्रेजेंट, कैलिकट सुन के कैलकाटा दिमाग में नहीं लाना है, कैलिकट एट प्रेजेंट क्या है? कैलिकट जो है वो प्लेस है कोझिकोडे, और ये कहां पे है? ये केरला में प्लेस है। कहां पे है ये प्लेस? आज के टाइम पे केरला में ये प्लेस है, क्या? कोझिकोडे। क्लियर है आपको? ठीक है, प्रॉपर ये क्या प्लेस है? कोझिकोडे, और ये कहां पे है? ये जगह है केरला में। क्लियर हुआ? अब जब ये इंडिया में आएंगे तो इंडिया में कोई ना कोई रूलर होगा, इंडिया में भी तो लोग रूल कर रहे थे ना। तो जब ये इंडिया में आए तो इंडिया में कौन रूलर था? सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए, कैलिकट में आए तो कैलिकट में कौन था जिसने इनको एंटर करने दिया, इनकी बातें सुनी, ट्रेड की बातें करी। तो इस टाइम पे कैलिकट में रूलर थे कौन? किंग जैमोरिन। कौन थे रूलर? किंग जैमोरिन। अब जैमोरिन इज नॉट अ नेम, सबसे पहले हमें यह समझना है, जैमोरिन एक नाम नहीं है। ये जब हम जैमोरिन लिख रहे हैं तो ये उस राजा का नाम जैमोरिन नहीं है। जैमोरिन क्या है? जैमोरिन एक टाइटल है जो उन्हें दिया गया था। जैमोरिन एक टाइटल है जिसका मतलब क्या होता है? किंग ऑफ सी, समुद्रों के राजा। ठीक है, तो जैमोरिन इज अ टाइटल जो राजा को वहां पे दिया जाता था। तो किंग जैमोरिन ने इनका वेलकम किया, वेलकम करने के साथ साथ इन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट किया, इनकी बातें सुनी। ये हमें यहां तक पता चला कि वास्को डी गामा यहां पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन इज, उस टाइम पे इंडिया में, पूरे इंडिया में कौन रूल कर रहा था? तो जिस टाइम पे ये आए हैं उस टाइम पे इंडिया में चल रही थी लोधी डायनेस्टी। मेडिवल में पढ़ेंगे तब हम ये सारी डायनेस्टी वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जिस टाइम पे ये आए हैं उस टाइम पे चल रही थी लोधी डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश नहीं हुई है पोर्तुगीज के आने तक। अभी कोई मुगल रूलर, बाबर, हुमायूं, कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुगल एम्पायर कब आई है? मुगल एम्पायर आई थी हमारी 1526 में। स्टार्ट जो हुई है मुगल एम्पायर वो कब से हुई है? बैटल ऑफ पानीपत 1526 से। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ में आई। इसके बाद हम कहानी देखेंगे, वास्को डी गामा आए, ट्रेड करने आए थे, ये हमें समझ में आया। देखो ट्रेड बेसिकली अगर बात की जाए तो ठीक है, मसालों का ट्रेड करने आए थे, ये हम सबको पता है। मसालों में भी अगर मैं बात करूं ना तो मसालों में ये ट्रेड करने आए थे ब्लैक पेपर का। किस मसाले का स्पेसिफिकली? वैसे तो सारे मसालों का ट्रेड हम मान के चलेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो यहां पे इंपॉर्टेंट जो होना था वो कौन सा था? हमारा ब्लैक पेपर। और ब्लैक पेपर को इस टाइम पे क्या कहा जाता था? ब्लैक गोल्ड। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ऑप्शन दे देगा ब्लैक गोल्ड क्या कहा जाता था। ठीक है, ब्लैक पेपर दे देगा, कोल दे देगा, ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। हमें पता होना चाहिए कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? ब्लैक पेपर को। अब ब्लैक पेपर क्या था? देखो आपको पता होना चाहिए कि ये ठंडे एरिया, यूरोप वगैरह ये सब ठंडे एरिया है। यहाँ पे क्या होता है, जनरली ये लोग मीट कंज्यूम कर रहे हैं,
वैसे तो सेफ ही रहेगा, लंबे समय तक चल जाता है क्योंकि ठंडे एरिया है, खराब नहीं होंगे, बट अगर आप इस पे ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर दो ना तो उसकी लाइफ और सस्टेनेबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इस चीज के लिए बेसिकली इन्हें ब्लैक पेपर चाहिए था, तो दैट्स व्हाई दे केम कि स्पेशली ब्लैक पेपर का क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये हमें समझ में आया। वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आ गए, ये हमें समझ में आया। अच्छा खासा प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। जो भी वो इंडिया से वापस लेके गए थे चीजें, उसको वहां पे सेल करके उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। अब जब इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो ऑब्वियस बात है वो वहां पे रुकेंगे नहीं, वो आगे ट्रेड और करेंगे, ठीक है। तो आगे वो ट्रेड और करेंगे। तो 1502 में वास्को डी गामा जो है वो इंडिया में आए सेकेंड टाइम। 1502 में सेकेंड टाइम वास्को डी गामा इंडिया में आए। नाउ द क्वेश्चन इज वास्को डी गामा इंडिया में कितनी बार आए? देखो कहा जाता है वास्को डी गामा इंडिया में 3 बार आए हैं, 3 बार हमारे पास आए हैं वास्को डी गामा। फर्स्ट हमने देखा, सेकंड हमने देखा, थर्ड टाइम जब वो इंडिया में आए हैं और यहीं पे उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, वो वापस नहीं जा पाए। किस रीजन से डेथ हुई थी? मलेरिया की वजह से उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी। वास्को डी गामा की कहानी हमें यहाँ तक समझ में आई। अब इन्होंने कुछ जगह अपने ट्रेड सेंटर स्टैब्लिश करे। ट्रेड सेंटर मतलब कहां पे ये बिजनेस करेंगे, आप सामान खरीदोगे, कहीं पे स्टोर करोगे, रखोगे कहीं ना कहीं पे सामान, ताकि आगे आप अपने यहाँ पे अपनी कंट्री में उसको ले जा सको, ट्रांसपोर्ट कर सको। तो इन्होंने बेसिकली मेजर 3 सेंटर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 3 सेंटर्स, और we'll यूज द वर्ड फैक्ट्री। फैक्ट्री जब भी हम वर्ड यूज करेंगे, किसी भी यूरोपियंस की जब हम बात करेंगे, हम फैक्ट्री यूज करेंगे। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, फैक्ट्री आज की फैक्ट्री नहीं है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब चल रहा है। ये फैक्ट्री जस्ट एज अ स्टोर हाउस, वेयर हाउस की तरह यूज की जाती थी, जहां पे ये लोग सामान खरीदते थे और सिर्फ स्टोर करते थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे ये लोग फैक्ट्री में। तो जब भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगी कि ये फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई, तो फैक्ट्री का मतलब क्या है, एक गोडाउन टाइप जो था बेसिकली इन लोगों ने अपना स्टैब्लिश कर लिया था। तो फैक्ट्री कहां पे? कोचिन, कैलिकट एंड कन्नौज, 3 जगह पे इन्होंने यहाँ पे क्या करी है, फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है। प्रॉपर आप ये 3 लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो। देखो बहुत सारी है लेकिन प्राइम सेंटर्स की बात कर रहे हैं हम। आप प्रॉपर मैप एक बार सर्च करो, इसको आप डालो यूरोपियन ट्रेड सेंटर, आपको प्रॉपर मैप पे सारे ट्रेड सेंटर देखने को मिलेंगे कि कितने सारे, सबके, पोर्तुगीज के, डच के, इंग्लिश के, फ्रेंच के, सबके आपको ट्रेड सेंटर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम मेजर ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हमने बात की किसकी, कोचिन की, हमने बात की कैलिकट की, एंड हमने बात की किन्नौर की। ये तीनों आप सेंटर यहाँ पे देख सकते हो, इनके मेजर ट्रेड सेंटर थे। एंड ऑब्वियसली बात है, रूट यही था, कोस्टल एरिया यही था, तो ट्रेड जनरली यहीं पे हमें देखने को मिलेगा। ये चीज हमें समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बाहर से ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैनेज हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, लोकल लोग प्रॉब्लम करेंगे, बाहर से आके प्रॉफिट कमा के लेके जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यहाँ पे हो रही थी। तो चीजों को मैनेज करने के लिए, जैसे आप देखते हो ना, कंपनी का एक हेड है, सीईओ, बट कितनी सारी ब्रांचेस होती हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका एक ऑफिस है, उसके बाद आपके दूसरे स्टेट में भी है, तीसरे स्टेट में भी है। हर जगह तो कंपनी का सीईओ बैठा नहीं हुआ, वो एक जगह पे बैठा हुआ है जहां से वो सारी चीजें क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। एंड अलग अलग जगह वो क्या अपॉइंट कर देता है, मैनेजर अपॉइंट कर देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी बाहर इनके जो है किंग क्वीन बाहर है पोर्तुगीज के, तो यहाँ पे इंडिया में मैनेज करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट करते थे, जो गवर्नर यहाँ पे सारी चीजें मैनेज करेंगे और उनको प्रॉपर क्या देंगे, रिपोर्ट देंगे। तो सबसे पहले गवर्नर की अगर मैं पोर्तुगीज में बात करूं तो कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये हमारे कौन है, फर्स्ट गवर्नर है, पोर्तुगीज के फर्स्ट गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अब इनकी मेजर चीज की बात करें कि इन्होंने यहाँ पे क्या करा, पहली बात तो फर्स्ट गवर्नर आके चीजें एक्सपेंड करना स्टार्ट करा और इन्होंने यहाँ पे क्या करा, ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। नाउ द क्वेश्चन इज ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये कौन से ओशन से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी हमारा बन सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये रिलेटेड है हमारे इंडियन ओशन से। किससे रिलेटेड है, इंडियन ओशन से। अब क्या था, क्या इंडियन ओशन में कोई और ट्रेड नहीं कर रहा था? इंडिया ट्रेड कर रहा था, अरब, टर्क्स, ये सब लोग ट्रेड कर रहे थे, बट यहाँ पे पोर्तुगीज को क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि हमारी मोनोपोली हो, इंडियन ओशन में हमारी मोनोपोली हो, जो भी ट्रेड हो हमसे परमिशन लेके हो, हमारे बिना परमिशन के वहां पे ट्रेड नहीं होना चाहिए। तो व्हाट दे वांट इज कि इनको अपनी मोनोपोली चाहिए थी, इनको सिर्फ अपना, मोनोपोली मतलब क्या होता है, सिंगल राइट, सिंगल ओनर का राइट, तो इन्हें अपना राइट चाहिए था वहां पे। ये हमें समझ में आया अल्मेडा के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड गवर्नर की। सेकंड गवर्नर जो थे वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है इनका, ये पोर्तुगीज नेम है तो थोड़े इस तरीके से होंगे, प्रोनाउंस कर लीजिए, 1-2 बार बोलेंगे प्रोनाउंस हो जाएंगे। आप क्या याद रखेंगे इसको, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या बोला जाता था, इनको पोर्तुगीज का रियल फाउंडर बोला जाता था। क्वेश्चन इज, पहले तो ये थे तो रियल फाउंडर इन्हें क्यों बोला जा रहा है? देखिए इनके टाइम पे एक्सपेंशन बहुत ज्यादा हुआ, पोर्तुगीज के अंडर जो टेरिटरी आ रही थी, जो ट्रेड था, इनके टाइम पे बहुत ज्यादा उसका एक्सपेंशन हुआ। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जो अल्बुकर्क थे ये रियल फाउंडर थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंट्रोड्यूस की पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म।
अब क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके टाइम पे आई थी? अल्मेडा के टाइम पे। आपकी पॉलिसी ऑफ इंपैरलिज्म किसके टाइम पे आई है? अल्बुकर्क के टाइम पे। क्वेश्चन, अब ये पॉलिसी ऑफ इंपैरलिज्म क्या है? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इंपैरलिज्म क्या होता है। इंपैरलिज्म मतलब कि जब एक रिच और पावरफुल कंट्री किसी पुअर कंट्री या लेस पावरफुल कंट्री को कैप्चर कर लेती है, ठीक है, उस पर अपना क्या करती है, अपना राइट्स दिखाने की कोशिश करती है, बाय किसी भी तरीके से हो सकता है, मिलिट्री, ट्रेड करके, प्रेशर बना के, किसी भी तरीके से, तो वो क्या कहलाता है? पॉलिसी ऑफ इंपैरलिज्म। रिच कंट्री एक लेस पावरफुल कंट्री या पुअर कंट्री को क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है। तो इन्होंने यहां पे एक्सपेंशन के लिए पॉलिसी ऑफ इंपैरलिज्म स्टार्ट कर दी थी। समझ में आई ये बात हमें? उसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने गोवा 1510 में गोवा को कैप्चर करा। अब गोवा को कैप्चर करोगे तो गोवा में कोई ना कोई रूल कर रहा होगा। गोवा में कौन रूल कर रहा था? गोवा में उस टाइम थे किंग ऑफ बीजापुर। ये छोटी छोटी बातें हैं, फैक्ट्स है जो याद रखने हैं। गोवा को कैप्चर करा कब? 1510 में। किससे? किंग ऑफ बीजापुर से। किसने? अल्बुकर्क ने। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं सती सिस्टम भी एबॉलिश हुआ। इंडिया में सती सिस्टम चलता आ रहा है। सती सिस्टम क्या है, आप अवेयर हो इस चीज से, ठीक है? तो सती सिस्टम को अबॉलिश करा इन्होंने। इंडिया के भी बहुत सारे लोग थे, इंडिया के भी बहुत सारे हमारे जो हैं रिवोल्यूशनरी नहीं, बहुत सारे हमारे पर्सन रहे हैं। हम लोग बात करेंगे जब हम पूरा प्रॉपर इवेंट सारे वो पढ़ेंगे, स्ट्रगल्स टॉपिक पढ़ेंगे कि किस किसने सती और आपके SC ST और इन सब के लिए, दलित्स वगैरह इन सब के लिए काम किया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बाहर के पर्सन है, इंडिया से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। कौन है? एक पोर्तुगीज है, फिर भी ये यहाँ की जितनी भी सोशल लेवल है उन पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा? सती सिस्टम को अबॉलिश किया। उसके बाद इन्होंने परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। परमिट क्या होता है? परमिशन। परमिट क्या है? परमिशन लेके आना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे इंडियन ओशियन पे मोनोपोली की, तो इन्होंने उसके लिए क्या इंश्योर करा कि अब आपको अगर ट्रेड करना है इस रूट के थ्रू, इस एरिया के थ्रू, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या करा? परमिट सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे हम गवर्नर की बात करें तो दैट इज नीनो दा कूना। इनके टाइम पे क्या हुआ? देखो अभी हमने देखा, अभी तक जो इनकी कैपिटल थी पोर्तुगीज की वो कहां पे थी? वो कोचिन में थी। अभी तक जो पोर्तुगीज की कैपिटल है वो कहां पे है? कोचिन में है। लेकिन इन्होंने क्या करा? 1530 में नीनो दा कूना ने कैपिटल जो थी वो कोचिन से कहां ट्रांसफर कर दी है? वो कोचिन से गोवा में ट्रांसफर कर दी है। क्लियर? उसके बाद इन्होंने नीनो दा कूना के टाइम पे 1535 में दियो एक्वायर करा और 1559 में दमन एक्वायर करा। क्लियर? फिर 1534 में एक ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई है जिसमें बहादुर शाह ने अपना बेसिन जो है वो पोर्तुगीज, बेसिन एक एरिया है, बेसिन एक जगह है, कहां पे है? मुंबई में है। आज के टाइम पे आप मुंबई में जो जगह यूज करते हो, वसई और नाला सुपारा, ये दो जगह हैं आज के टाइम पे। अगर आप सर्च करोगे उसको तो ये जो वसई और नाला सुपारा वाला एरिया है एट प्रेजेंट, ये उस टाइम पे क्या कहा जाता था? ये बेसिन का एरिया कहा जाता था। तो ये ट्रीटी ऑफ बेसिन हुई जिसमें बहादुर शाह जो थे वहां पे उन्होंने क्या कर दिया? ये बेसिन किसको दे दिया? पोर्तुगीज को दे दिया। अब देख रहे हो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने सारे एरिया धीरे धीरे करके इनके पास जाते जा रहे हैं। और गोवा तो इनका बिल्कुल मेन सेंटर बन गया था, जिसको क्या करा इन्होंने? लास्ट तक नहीं छोड़ा। अब एक स्टेटमेंट में यूज करूंगी, पोर्तुगीज जो थे ना वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए हैं। जबकि हमें क्या पता है कि ब्रिटिशर को हमने इतना स्ट्रगल करके भगाया, यहां से आजादी ली, ठीक है, तो हमें ये पता है ब्रिटिशर यहां से जाने वाले लास्ट थे। लेकिन नहीं, पोर्तुगीज आजादी के भी, ब्रिटिशर के भी बाद में यहां से गए हैं। पोर्तुगीज जो थे वो फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव थे। इसमें हम देखेंगे कि 1661, अभी ये वाला कंसेप्ट एक मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं। मैं आपको बोल रही हूँ कि पोर्तुगीज वाज द लास्ट टू लेफ्ट। तो 1961 में हमने प्रॉपर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था इन्हें यहां से हटाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के थ्रू ये लोग यहां से, मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू ये लोग यहां से गए हैं। यहां तक की बात समझ में आई? अब जब हम कोई भी एक प्रॉपर पार्ट पढ़ेंगे, हमने पोर्तुगीज पढ़ा, हम डच पढ़ेंगे, तो आपको ये पता है कि लास्ट तक जो था वो दबदबा किसका बना रहा? इंग्लिश का। हमें सारी चीजें पढ़नी है, वो किसके बारे में पढ़नी है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश अगर मार्केट में इतना इन्फ्लुएंस बना रहे थे तो ये सब लोग कहां गए थे? पोर्तुगीज कहां थे जब इंग्लिश का इतना इन्फ्लुएंस बन रहा था? ये सारी चीजें। तो पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस एक टाइम के बाद जाके कम हो गया था। एक तो इंग्लिश के आने से, ऊपर से डच आ रहे थे, इंग्लिश आ रहे थे, फ्रेंच आ रहे थे, तो धीरे धीरे पोर्तुगीज, कंपटीशन बढ़ा, तो ऑब्वियस बात है जो पुराना मार्केट में बैठा है उसका धीरे धीरे ट्रेड और उसकी जो मोनोपोली है और उसका जो राइट है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से अगर मैं खत्म की बात करूं तो यहाँ पे 1661 में क्या हुआ था? पोर्तुगीज के जो किंग थे उन्होंने बॉम्बे, जो एक मेन ट्रेडिंग सेंटर था, बॉम्बे जो था वो चार्ल्स सेकंड को दे दिया था। इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड मतलब ब्रिटिशर्स को क्या दे दिया था? बॉम्बे दे दिया था एज अ डोरी, दहेज के रूप में।
क्योंकि इनकी जो सिस्टर थी, पोर्तुगीज के किंग की सिस्टर की शादी क्या कर दी थी, ब्रिटिशर्स के किससे कर दी थी, किंग से कर दी थी। तो इसीलिए इन्होंने एज अ डोरी दहेज की फॉर्म में क्या दे दिया था, बॉम्बे उनको दे दिया। तो एक बॉम्बे मेन ट्रेडिंग सेंटर जो था आपका ट्रांसफर हो गया। इसके बाद जो था पोर्तुगीज का बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और जब आपके रिलेटिव हो गए तो ऑब्वियस बात है, हम रिलेटिव से तो लड़ाई नहीं करेंगे ट्रेड को लेके, मोनोपोली को लेके। तो यहाँ पे पोर्तुगीज का हमें एक एंड देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था अपने सीक्वेंस में, पी के बाद हमने देखा था डी। तो डी स्टैंड फॉर डच। तो सेकेंड जो आते हैं यूरोपियंस। देखो अब क्या हो रहा है कि हमें दिख रहा है बहुत फायदा हो रहा है, ये पोर्तुगीज जा रहे हैं, इतना इतना सामान भर के ला रहे हैं और इतना इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये तो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, रिच होते जा रहे हैं। तो अब ऐसा क्या है, ऐसा क्या ट्रेड है जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसी कौन सी जगह है जो ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें भी वो जानना है और हमें भी वो काम करना है ताकि हमें भी उतना प्रॉफिट हो सके। तो अब यही चीज बाकी यूरोपियंस जो कंट्री थी वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा क्या होने लगी, लोगों में हलचल हो गई। तो ठीक है, हलचल हुई और इस टाइम पे हुआ क्या, जो सी रूट था, जो सी रूट डिस्कवर किया गया था ना, उसका मैप जो था अराउंड 1559 के अराउंड ही उसका मैप जो था वो भी बहुत सारे लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश कर दिया गया। अलग अलग लैंग्वेज में वो मैप जो था वो पब्लिश कर दिया गया। तो इसका मतलब अब लोगों के हाथ में मैप था, अब लोगों के पास रूट है कि कैसे ट्रैवल करके हम लोगों को एशिया की साइड या प्रॉपर इंडिया की तरफ पहुंचना है ट्रेड करने। क्लियर। तो अब हम बात करें किसकी, डच की। जिस तरीके से पोर्तुगीज में वास्को डी गामा यहां तक आए हैं ट्रेड करने के लिए, उस तरीके से अगर हम डच में बात करें तो यहां पे आए हैं ये कॉर्नेलिस डे हाउटमैन। यहाँ के नेविगेटर एक्सप्लोरर कौन रहे हैं डच के, कॉर्नेलिस डे हाउटमैन। वहां पे कौन थे, वास्को डी गामा थे। क्लियर। उसके बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री का नाम आते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए, फैक्ट्री इज व्हाट, फैक्ट्री इज वेयर हाउस और गोडाउन। इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई वो कहां लगाई, मसूलीपट्टनम में लगाई है। अब डच के बारे में जब हम बात करें तो डच क्या, ये जो डच थे ये लोग थे कहां के, हॉलैंड और नीदरलैंड के। ये जो डच पीपल थे ये कहां के लोग थे, ये हॉलैंड और नीदरलैंड के लोग थे। प्लस इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टैब्लिश की थी बेसिकली ट्रेड करने के लिए कहां के एरिया में की थी, देखो मसालों का ट्रेड करना था, ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन एरिया इंडिया, जावा एंड सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये रीजन था जिसे, ये एरिया था जिसे ये क्या कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा इंडिया में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पे लगा ली थी, मसूलीपट्टनम में लगाई थी। वहीं इन्होंने और कुछ एरिया, आप सिर्फ एक जगह लगा के तो नहीं रुकेंगे ना, नाम हम वो पढ़ते हैं जो मेजर ट्रेड सेंटर बन जाते हैं, जहां से इनका बिल्कुल जो है मेजर फॉर्म में ट्रेड चल रहा है। तो ये कुछ और नाम हम देखेंगे, सूरत, बरोच, काम्बे, कोचिन, ठीक है, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम। प्रॉपर आप इसके लिए क्या करेंगे, ये सारा पूरा क्लास खत्म होने के बाद आप, वैसे तो मैंने कुछ ना कुछ मैप आपको शो कर दिए हैं यहाँ पे, आप प्रॉपर एट द एंड डालेंगे ट्रेडिंग सेंटर ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आपको एक मैप मिल जाएगा, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको डायरेक्ट मैप मिल रहा होगा, फर्स्ट मैप जो आपके सामने आ रहा होगा, वहीं पे सारे इंग्लिश के भी, डच के भी, पोर्तुगीज के भी सारे ट्रेड सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पे आप नाम सुन के जाओगे, इसके बाद आप देखोगे तो आपको अच्छे से वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया फर्स्ट फैक्ट्री कहां लगाई, कुछ और ट्रेड सेंटर हमने देख लिए, कौन कौन से एरिया को टारगेट करने ये ट्रेड करने आए थे ये हमने देख लिया। प्लस पोर्तुगीज की जो मोनोपोली चल रही थी, पोर्तुगीज की जो मोनोपोली चल रही है कि हम ही है, हम ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में और इस आसपास के एरिया में, वो इन्होंने ब्रेक करी। वो क्या करी, इन लोगों ने अच्छे से यहाँ पे ब्रेक कर दी। तो पोर्तुगीज की मोनोपोली प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्रोक हुई, किसके थ्रू, डच के थ्रू। अब उसके बाद चल रहा है काम, ठीक है, कर रहे हैं बिजनेस, ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। डच के बाद नेक्स्ट कौन आएंगे हमें पता है, इंग्लिश, ठीक है। लेकिन ये डच कैसे गए, डच कैसे गए, तो डच और इंग्लिश की एक प्रॉपर बैटल हुई थी। जब सारा पढ़ लेंगे ना तब कैसे गए ये दोबारा देखेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना जानना है कि डच और इंग्लिश की, क्योंकि अब इंग्लिश भी कंपटीशन में आ जाएंगे, इंग्लिश क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक का सफाया करेंगे कि भैया हमें तो अपना पावर चाहिए, हमें सुप्रीम रहना है। तो एक एक करके पोर्तुगीज भी हटो, मैरिज अलायंस कर लिया, अब पोर्तुगीज चुप है। डच का क्या करें, नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ते हैं। तो 1759 में लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा लड़ाई लड़ी गई 1759 में, और इस लड़ाई में डच हार गए। और जब डच हार गए तो डच को क्या करना पड़ा, इंग्लिश के आगे सरेंडर करना पड़ा और अपना ट्रेड यहां से खत्म करना पड़ा। ये हमने कहानी देख ली किसकी, डच की। अब डच के बाद कौन आते हैं, डच के बाद आते हैं वो जो आए और गए नहीं, जिन्हें भगाने के लिए पूरी मॉडर्न हिस्ट्री हमें पढ़नी है। सारी इवेंट जो है वो इन्हीं के अराउंड घूमेंगे। तो हम इनके बारे में ये नहीं कह सकते कि इतना हमने पढ़ लिया, इनफ है। बहुत बेसिक और बहुत फैक्चुअल चीजें आज हम देखेंगे इनके बारे में, कि आए, कब आए, कौन आया, कैसे परमिशन ली, कैसे ट्रेड स्टार्ट करा, दैट्स इट। उसके बाद आगे आने वाली हर क्लास इन्हीं से रिलेटेड है। कैसी एक्सपेंड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सारी क्लासेस इन्हीं से रिलेटेड है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं होगा। आज सिर्फ फैक्ट और इनके बारे में इनका आना देखना है हमें। क्या हुआ, स्टार्टिंग देखिए 1599 में। सबसे पहले देखो, ये सबसे पहले सी रूट के थ्रू नहीं आए,
पोर्तुगीज तो आए, लैंड रूट से काम खत्म करा, हम सी रूट के थ्रू आ गए। बट 1599 में ये जॉन मिडन हॉल जो थे ये इंडिया में आए लैंड रूट के थ्रू। ये हमें जानना है 1599 में ये किसके थ्रू आए थे, लैंड रूट के थ्रू आए थे। वहीं 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने क्या करी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई 1599 में, बाहरी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो गई है, ब्रिटेन में फॉर्म हो गई है, इंडिया आके कंपनी नहीं बनी है, कंपनी बाहर से बन के आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है वहां पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 में चार्टर दे दिया। चार्टर मतलब क्या होता है, परमिशन दे दी कि मैं आपको परमिशन देती हूं कि आपके पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि आप जाके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 15 साल के लिए दिए थे इन्होंने राइट, कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। और व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव चार्टर, तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी और को भी इस चीज की परमिशन नहीं है। मैं किसी और कंपनी को या ब्रिटेन की कोई और कंपनी आएगी कि हमें जाके ऐसे ट्रेड करना है तो उसे ये परमिशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी मोनोपोली है अभी इस चीज में, आप जाओ और ट्रेड करो। ठीक है, समझ में आई मैं आता की बात, ठीक है। और 1609 में इस टाइम पीरियड को, जो 15 साल का टाइम पीरियड था, उसे किंग्स जेम्स फर्स्ट ने एक्सटेंड कर दिया फॉर अनलिमिटेड टाइम, कि अब ये कोई 15-15 साल की लिमिट नहीं है, हम किसी और को परमिशन नहीं ग्रांट करेंगे, आप लोग जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास परमिशन है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब 1609 में ब्रिटिशर के एक पर्सन यहां पे परमिशन लेने आते हैं ट्रेड करने की। देखो ऐसा नहीं था आए और आके फैक्ट्री लगा ली और बैठ के काम करने लग गए सब लोग, नहीं, पहले हमारे यहाँ पे रूलर होते थे ना, हमारे यहाँ पे जो रूलर है उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी और इन्हें ट्रिक पता थी परमिशन लेने की। ठीक है, एक बार दो बार आप प्लीज करोगे, आपको उनसे परमिशन लेनी है, आप उनको उनका बेनिफिट दिखाओगे क्योंकि ट्रेड करने आ रहे हो। तो ये आए विलियम हॉकिंस के दरबार में। उस टाइम पे कौन रूलर, विलियम हॉकिंस आए किसके पास, जहांगीर के पास। उस टाइम पे क्या है, अब मुगल जो है एम्पायर स्टार्ट हो चुकी है, रूलर कौन चल रहे हैं यहाँ पे, जहांगीर। ये जहांगीर के दरबार में आए कि मुझे ट्रेड करने की परमिशन चाहिए। ठीक है, आप मुझे फैक्ट्री खोलने की परमिशन दो। बट क्या हुआ, उस टाइम पे पोर्तुगीज ऑलरेडी यहाँ पे थे, पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस था, फिर एक नई पावर का आना, तो पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे जहांगीर जो थे वो परमिशन नहीं दे पा रहे थे। तो जहांगीर ने अभी यहाँ पे परमिशन ग्रांट नहीं की। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को वापस भेज दिया, इन्होंने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं। अच्छा, विलियम हॉकिंस जो थे वो इंप्रेस करने के लिए, देखो इनको तरीके पता थे, मैं कह रही थी इन्हें टैक्टिक पता है लोगों के। अब विलियम हॉकिंस जो थे वो जहांगीर को जो थे खुश करने के लिए क्या करके आए थे, एक पेंटिंग लेके आए थे उन्हें गिफ्ट करने के लिए। विनो की जहांगीर को आर्ट और इन सब चीजों का बहुत शौक था, तो वो पेंटिंग गिफ्ट लेके आए थे जहांगीर के लिए और यहां पे उनको इंप्रेस करने की कोशिश की। बट अगेन जहांगीर ने उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करा, बट यहां पे उन्हें परमिशन ट्रेड करने की नहीं दी। अब उसके बाद 1611 में जहांगीर जो थे वो वापस चले गए, लेकिन एक बार ट्राई करने के बाद रुकना नहीं है, ये हमें देखना है कि रुकना नहीं है, दोबारा हम लोग ट्राई करेंगे। 1612 में क्या हुआ, यहां पे आप इसको लिख लीजिए। 1612 में हुआ क्या, 1612 में एक लड़ाई लड़ी गई पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में। ठीक है, अब अपने आप को प्रूव करना है, हमें सेंटर बनाने हैं, आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप हमें सेंटर क्रिएट नहीं करने दे रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ठीक है। लड़ाई हुई, लड़ाई कौन सी हुई, बैटल ऑफ स्वाली। ठीक है, यहां पे क्या हुई, बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली इज अ प्लेस, वहां उसके लिए क्या हुई, लड़ाई हुई। अब बैटल ऑफ स्वाली हुई, बैटल ऑफ स्वाली में जीत गए इंग्लिश। अब इस चीज से जो थे जहांगीर इंप्रेस हुए, इस चीज से मुगल जो एम्परर थे वो लोग इंप्रेस हुए कि ये जो लोग हैं इंग्लिश नए नए हैं और पोर्तुगीज इतने पुराने हैं, स्टिल इन लोगों ने इनको डिफीट कर दिया, तो मतलब कुछ तो दम है इनमें, तो इनको मौका देना चाहिए। हम इस तरीके से इनको बार बार रिजेक्ट या जो है रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए इनकी रिक्वेस्ट। तो 1613 में मुगल एम्परर जहांगीर ने परमिशन दे दी फैक्ट्री ओपन करने की, कहां पे, सूरत में। इनकी पहली फैक्ट्री, ब्रिटिशर की, इंग्लिश की पहली फैक्ट्री कहां पे, सूरत में। परमिशन मिली, पहले नहीं मिली थी, अब क्यों मिल गई ये समझ में आ गया, बिकॉज इन्होंने अपने आप को प्रूव करा, मुगल्स के आगे इन्होंने अपने आप को प्रूव करा और प्रूव करने के बाद क्या मिल गई, परमिशन मिल गई ट्रेड करने की। ठीक है, ट्रेड करने की परमिशन मिली। अब बहुत सारी चीजें हैं, ब्रिटिशर का तो हमें पता है कि चीजें एक एक करके वो एक्सपेंड कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ फैक्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी बहुत सारी चीजें अभी आगे फर्दर क्लासेस में इनके बारे में हमें और भी पढ़नी है। 1639 में इंग्लिश ने क्या करा, इंग्लिश ने मद्रास जो है वो चंद्रागिरी के जो हेड थे, जो रूलर थे, जो नवाब थे, किंग थे, उनसे ले लिया और वहां पे क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन कर दिया और उसका नाम रख दिया सेंट जॉर्ज फोर्ट। अब फोर्टिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, फोर्टिफिकेशन मींस किलेबंदी। क्या होता था, आप पर्टिकुलरली अपना एक गोडाउन बना के बैठे हो, आपने एक फैक्ट्री बना रखी है, बट लोकल लोगों ने आके अटैक कर दिया कि इनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है,
हमारा उतना ट्रेड नहीं हो पा रहा, ये लोग हमें ही क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हम तो राजा की बात से एग्री नहीं कर रहे जो इनको परमिशन दे रखी है। तो क्या होता था, कई बार लोकल लोगों ने आके इन पे अटैक कर दिया, कई बार किसी और रूलर ने, जैसे कि आप देख रहे हो डच भी है, पोर्तुगीज भी है, तो दैट्स वाई ये परमिशन मांगते थे कि हमें फोर्टिफिकेशन करने की परमिशन दी जाए, ताकि हम उसको पूरी तरफ से कवर कर लें उस एरिया को, और कवर करने के बाद हम अपने सोल्जर्स वहां पे अपॉइंट कर देंगे ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो ये चीज बोल के, ये चीज समझा के ये लोग क्या करते थे, फोर्टिफिकेशन की परमिशन लेते थे। तो यहाँ पे 1639 में इन्होंने मद्रास को कैप्चर करा। मद्रास को कैप्चर करने के बाद मद्रास को फोर्टिफाई करने की परमिशन ली, और यहाँ पे जो फोर्ट क्रिएट हुआ उसका क्या नाम था, सेंट जॉर्ज फोर्ट। यहां तक हमें समझ में आया। उसके बाद इंग्लिश ने देखो बॉम्बे में स्टैब्लिश करा। बॉम्बे आपको पता है दहेज में मिल गया, एज अ डॉरी मिल चुका है इनका, तो बॉम्बे इनके पास है अभी, ठीक है। मद्रास में इन्होंने कैप्चर कर ही लिया है, कलकत्ता में ये ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश कर चुके हैं। तो बेसिकली बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता वेरी मेजर ट्रेड सेंटर इनके पास तक जा चुके हैं हमारे, ठीक है। अब 18वीं सेंचुरी के लास्ट में आते आते देखो क्या है, यहाँ पे इन्होंने अपना सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खुद के स्टैब्लिश करे। ये अभी सिर्फ जान लो कैसे करे, क्या करा, कैसे अप्लाई कर रहे थे, ये सब हम पढ़ेंगे फर्दर। तो इन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, अपने अकॉर्डिंग ये काम करने लगे थे। यहाँ पे रूलर से परमिशन लेना भी एक लेवल तक था, लेकिन धीरे धीरे करके एक्सपेंड करेंगे, और सारे रूलर्स को जब ये हरा देंगे लड़ाइयों में, तो उसके बाद सारे डिसीजन किसके थे, ब्रिटिशर के थे। अब हम बात करते हैं 1698 में। 1698 में ब्रिटिशर को दीवानी राइट मिल गए कैलकाटा के, ठीक है। ये क्या करते थे, रूलर से परमिशन लेते थे कि रेवेन्यू कलेक्शन के राइट हमें मिल जाए, कि हम अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कैलकाटा, अब कैलकाटा जो फॉर्म हुआ था, ये कैलकाटा 3 बेसिक पर्टिकुलर विलेज हम कह सकते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट थे, 3 विलेज थे, जिनको फॉर्म करके कंबाइंड करके कैलकाटा बनाया गया था। क्या क्या थे, सूतानुती, कालीकटा एंड गोविंदपुर। सूतानुती, कालीकटा एंड गोविंदपुर, ये 3 एरिया थे। हम देखेंगे तो इनको कंबाइंड करके क्या बनाया गया, एक प्लेस बना दिया गया, जिसको हमने नाम दे दिया था कैलकाटा, ठीक है। तो कैलकाटा नाम दे दिया गया। 1698 में इनको कैलकाटा यहाँ पे इन्होंने बनाया, और उसके बाद इन्होंने कैलकाटा को 2 साल के अंदर अंदर कैलकाटा को भी फोर्टिफाई करने की परमिशन ले ली। अब कैलकाटा भी फोर्टिफाई हो गया है, और यहाँ पे कौन सा फोर्ट इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है, फोर्ट विलियम। तो 2 फोर्ट अभी तक हमने देख लिए, मद्रास, सेंट जॉर्ज फोर्ट, कैलकाटा, पोर्ट विलियम। 3 मेजर सेंटर हमने देखे, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। एंड फर्दर हम लोग देखेंगे और भी इनके कितने सारे, धीरे धीरे करके ये सारे सेंटर और यहाँ के रूलर्स को क्या करते जा रहे हैं, कैप्चर करते जा रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश के बारे में अभी उतना ही, आगे सारी क्लासेस मैंने बोला इंग्लिश के बारे में ही है। तो डेनिश की बात करते हैं। अब क्या सीक्वेंस चल रहा था हमारा, दोबारा हम देखते हैं। पी पोर्तुगीज हमने करा, डी डच हमने करा, इंग्लिश के बारे में हमने देखा, देन अगेन डी, दैट इज डेनिश। डेनिश इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि आए हैं तो जानना जरूरी है। किस लिए आएंगे, ट्रेड करने आएंगे, क्या करेंगे, कंपनी लगाएंगे, ठीक है। तो डेनिश की भी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई। 1616 में इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कर ली। 1616 में डैनिश ने अपनी क्या कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कर ली। 1620 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई ट्रैंक्योबार में, जो कि तमिलनाडु में है। 1693 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई सीरमपुर यानी कि बंगाल में। इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो इन्होंने ऐसी बहुत लड़ाई लड़ी कि पॉलिटिकल पावर के लिए इन्हें चाहिए, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में राइट चाहिए, तो ऐसा इनके बारे में बहुत ज्यादा कहानियां हमें नहीं देखनी। चुपचाप से जितने एरिया थे वहां पे ये बस ट्रेड ही कर रहे थे, बहुत ज्यादा इनका पॉलिटिकल और अदर इंटरनल अफेयर में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसके बाद जब ये सिचुएशन देख रहे थे कि कैसे पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाइयां चल रही हैं, अलग अलग डच लड़ रहे हैं, पोर्तुगीज लड़ रहे हैं, फ्रेंच लड़ रहे हैं इतना ज्यादा, तो इन्होंने 1848 तक जाते जाते, क्योंकि इनका पॉलिटिकल कैप्चर करने का कोई मतलब ही नहीं था, ट्रेड करने आए थे, चुपचाप ट्रेड कर रहे थे। 1845 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री क्या करी, इंग्लिश को बेच दी। दे सोल्ड देयर फैक्ट्री टू द ब्रिटिशर। अभी तक हम क्या क्या देख चुके, देखो पोर्तुगीज आ रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, पहले ही आ गए थे। डच भी आ गए थे पहले, इंग्लिश आए, ठीक है। इंग्लिश ने क्या करा, पोर्तुगीज के साथ मैरिज अलायंस स्टैब्लिश कर लिया, तो पोर्तुगीज का पत्ता कट। उसके बाद हमने क्या देखा, डच के साथ क्या करा, डच के साथ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी 1759 में, बैटल ऑफ बेदारा, वहां का पत्ता कट हुआ। इंग्लिश खुद थे, उसके बाद डेनिश ने अपनी फैक्ट्री बेच दी उनको। डेनिश ने क्या करा था, एट लास्ट उनको अपनी फैक्ट्री बेच दी थी, तो डेनिश भी पिक्चर में हमारे पास नहीं बचते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच। अब ये थोड़े थे टक्कर के, इन्हें हम कह सकते हैं कि इन्होंने ब्रिटिशर को टक्कर दी, अच्छी खासी लड़ाई लड़ी, अच्छा खासा पावर के लिए फाइट करी है। तो फ्रेंच के बारे में यहाँ पे हमारे पास चीजें हैं, मैटर है, ठीक है। फ्रेंच की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू करके भेजा था यहाँ पे, ठीक है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी,
आज की डेट में आप प्राइवेट पब्लिक कंपनी समझते हैं ना, जो प्राइवेट लोगों के थ्रू ओन होती है, एंड जो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट ओन करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर की थी वो एक प्राइवेटली ओन कंपनी थी, लेकिन जब हम बात करेंगे फ्रेंच की कंपनी की, तो जो फ्रेंच की कंपनी थी वो गवर्नमेंट बेस्ड थी, वो एक पब्लिक कंपनी थी। वहां पे कंट्रोल किसका था? गवर्नमेंट का था। डिसीजन कौन लेगी? गवर्नमेंट लेगी। कंपनी को यहां पे डिसीजन लेने की परमिशन नहीं थी। तो लुइस 14 की मैं बात करूं तो लुइस 14 रूलर थे, उन्होंने क्या करा, यहां पे एक गवर्नर को भेजा, कॉलबर्ट। ये कॉलबर्ट जो थे ना, ये इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। कॉलबर्ट क्या थे? लुइस 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अब जब एक्सपेंड हो रही हैं चीजें, अब सबको दिमाग में क्वेश्चन मार्क आएगा ना, जो देखो इंडिया की तरफ, जो देखो एशिया की तरफ भाग रहा है ट्रेड करने, इतना पैसा आ रहा है, सब डे बाय डे रिच हो रहे हैं, तो ऐसा क्या है, हम क्यों रुके उस चीज के लिए? हम भी चलते हैं मार्केट में, हम भी एक कंपटीशन देते हैं और हम भी अर्न करते हैं। तो यहाँ पे लुइस 14 ने कॉलबर्ट से इस बारे में बात की। कॉलबर्ट कौन? उनके फाइनेंस मिनिस्टर। और कॉलबर्ट को भेजा गया कि भैया आप जाइए और देख के आइए ये सब क्या कहानी चल रही है। ठीक है, कॉलबर्ट आ गए देखने, आए और आके फैक्ट्री देखो। सबसे पहले ट्रेड करने का तरीका क्या है? फैक्ट्री लगाओ, सामान लो, फैक्ट्री में रखो, आगे ट्रेड करो, जो भी करना है। तो फैक्ट्री लगाना इज बेसिक फर्स्ट थिंग। आते ही आप परमिशन मांगोगे, आप एक एरिया देखोगे और वहां पे आप क्या कर दोगे? फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दोगे। दिमाग लगाना, तिगड़म लगाना, इसको हराना, इससे जीतना, ये सब तो बाद में चालू होगा। तो यहां तक अभी इन्होंने आके फैक्ट्री लगा ली। उसके बाद फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमने देखा ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी, ये 1664 में क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। 1664 में ये गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां स्टार्ट की? सूरत में। ब्रिटिशर की पहली फैक्ट्री सूरत में। ये चीजें छोटी छोटी हमें याद रखनी है, ठीक है। 1668 में इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। उसके बाद बहुत सारी और छोटी छोटी जगह भी इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है। क्या क्या जगह आप देखोगे? मसूलीपट्टनम में इन्होंने स्टार्ट की है। उसके बाद हम देख रहे हैं चंद्रनगर में, माहे में, कारीकलू में, इन्होंने कासिम बाजार में, इन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। ठीक है, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, देख लिया। 1674 में क्या हुआ? 1674 में फ्रेंच ने हमारी जो जगह है अलीकंदापुर, ये एक लोकल मुस्लिम रूलर से वहां से ले ली और उसमें उसको अपना क्या करा? एक मेजर ट्रेड सेंटर बनाया। और बाद में इसको क्या बोल दिया गया? यही ट्रेड सेंटर आज की डेट में आप देखो तो आप पौंडीचेरी या पुडुचेरी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आया, ये मेजर ट्रेड सेंटर था इनका, यहाँ से बहुत इनका पूरा ट्रेड ऑपरेट होने लगा था एक टाइम बाद। उसके बाद हम देखते देखिए ड्यूप्लिएक्स। अब ड्यूप्लिएक्स कौन? ड्यूप्लिएक्स जो है वो गवर्नर है फ्रेंच के। ड्यूप्लिएक्स जो है वो कौन है? जैसे आपने देखा था ना, अल्मेडा थे, ये थे, सारे आ रहे हैं, अल्बुकर्क थे, वहां पे विलियम बेंटिक आए थे, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉलबर्ट, और उसके बाद कौन आया? ड्यूप्लिएक्स। ये गवर्नर थे, ये पौंडीचेरी में पहुंचे एज ए गवर्नर जनरल, और इनकी एम्बिशियस बहुत ज्यादा थे। ये बहुत, इनकी एम्बिशन जो थी बहुत हाई थी। इनको चाहिए था कि मुझे अपना कंट्रोल करना है, मुझे कैप्चर करना है, मुझे अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है। तो अब दो शेर आ गए, कहते हैं ना एक मैदान में दो तलवार रह नहीं सकती। तो अब दो तलवारों की अगर बात की जाए तो मेजर तलवार कौन देखने को मिल रही है? अभी तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश। कौन दिख रहे हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश के साथ अब हमें यहाँ पे दिखने लगे हैं फ्रेंच। तो अब यहाँ पे मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा, इंग्लिश और फ्रेंच की बात। कोई झुकने को तैयार नहीं है, कोई इतनी इजीली अपनी हार नहीं मानेगा। तो इसी चीज के रिगार्डिंग एक बहुत लंबी लड़ाई चली है, बहुत लंबी वॉर चली है, किसके बीच में? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, जिसे हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर्स। जिसे हम क्या कहते हैं? कार्नेटिक वॉर्स। 3 पार्ट में वो वॉर हुई, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर। ऐसा नहीं होता था लड़ाई हुई, आज लड़ाई हुई, 1 महीने में लड़ाई खत्म हो गई। सालों लग जाते थे, 2 साल, 3, 4, 5, 6 साल इन लड़ाइयों को होने में। तो हमें तीनों कार्नेटिक वॉर को देखना है कि किस तरीके से फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ाइयां हुई और एट लास्ट कौन इसमें सक्सीड रहा। ठीक है, किसको सक्सेस मिली। तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, देखो बैकग्राउंड देखो, क्या बैकग्राउंड था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लड़ाई की बैकग्राउंड का ना, तो यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन। बात इन्हीं की लड़ाई की करनी है, लेकिन देखो एक तो यहां पे दुश्मन है ही, ऊपर से इनका बाहर भी पंगा चल रहा है। यहां पे तो दुश्मन है ही जो लड़ाई लड़नी है, एरिया कैप्चर करना है, लेकिन इनका बाहर भी पंगा चल रहा है। क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया में किंग की हुई डेथ। तो अब वहां पे किंग की वाइफ को क्या चल रही थी? बात चल रही थी कि उनको यहां पे क्या बना दिया जाएगा? नेक्स्ट रूलर बना दिया जाएगा। शी विल हैंडल ऑल द थिंग्स। तो अब यहां पे क्या था? इंग्लिश इनके सपोर्ट में आए और फ्रेंच इसके अगेंस्ट में आए। इंग्लिश उनको सपोर्ट कर रहे थे, इंग्लिश और डच जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे कि यस ठीक है, इनको बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, मारिया थेरेसा उनका नाम था। क्या नाम था उनका? मारिया थेरेसा उनका नाम था, कि उनको क्या बनाना है? हम इनको क्या बना देंगे? नेक्स्ट रूलर बना देंगे, क्योंकि इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब शी विल हैंड ओवर ऑल द थिंग, वो हैंडल करेंगी। लेकिन इंग्लिश और डच तो इनके फेवर में थे कि ठीक है हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंच उनके अगेंस्ट थे। तो वहां पे थोड़ा सा आप भड़के हुए हो। प्लस यहां पे कहानियां खराब हैं। यहां पे कहानियां खराब जैसे क्या होता है कि किसी पड़ोसी से लड़ाई है, ठीक है, गाड़ी खड़ी कर गया तो हमने हवा निकाल दी गाड़ी की।
अगली बार वो मौका ढूंढेगा कि ऐसा ये इंसान कब करे तो मैं ऐसा कुछ कर पाऊं। तो यही कहानी इनके साथ चल रही थी। मुझे मौका मिला, मैंने इनके शिप पे अटैक कर दी, उन्हें मौका मिला, इन्होंने ये चीज कैप्चर कर दी। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो यही चीज जो थी, ये हमें इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में कॉम्पिटिशन देखना है। इसको एक बार आप लोग रीड कर लोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यही सारी चीजें है कि ये लोग थे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी के लिए, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि अब लड़ाई ट्रेड की नहीं थी कि तुम ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, हम ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। यहां पे लड़ाई थी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की। जो वर्ड इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। कंट्री दोनों में से किसी की नहीं है, आई इंडिया में हो, आप भी बाहर से आए हो, आप भी बाहर से आए हो, बट यहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल सुप्रीमेसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बात की फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि क्यों छिड़ी लड़ाई, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन वो दिमाग में था, प्लस यहां पे एक दूसरे से पंगे ये लोग ले ही रहे थे। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की बात करें तो ड्यूप्लेक्स की रिक्वेस्ट पे, ड्यूप्लेक्स ने रिक्वेस्ट करी, तो यहां पे जो लॉ बॉर्डमिनास थे, ये फ्रेंच के मिलिट्री लीडर थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ये मॉरिशस के गवर्नर थे, बेसिकली ये मॉरिशस के गवर्नर थे, और इन्हें हेल्प करने के लिए क्या करा, ड्यूप्लेक्स ने इनसे हेल्प ली। तो ड्यूप्लेक्स ने इनसे हेल्प ली, इन्होंने क्या करा, मद्रास को इन्वेड कर लिया और मद्रास को कैप्चर कर लिया। मद्रास किसका था, देखा था ना, ब्रिटिशर ने क्या करा था, फोर्ट भी बनाया था, सेंट जॉर्ज फोर्ट। अब पंगे चल रहे, इंग्लिश ने पहले इनकी शिप्स पे अटैक करा, अब परेशान है, गुस्सा है, कहीं तो निकलेगा, वहां का भी गुस्सा है हमें, तो गुस्सा निकला, ठीक है, मद्रास को कैप्चर कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, पावरफुल तो कम नहीं थे, पावर तो थी, हमने देखा। अब ड्यूप्लेक्स ने क्या करा, ड्यूप्लेक्स चाहते भी थे एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ड्यूप्लेक्स ने बॉर्डमिनस की हेल्प ली। बॉर्डमिनस कौन, मॉरिशस के गवर्नर, हेल्प ली कि हमें मद्रास को कैप्चर करना है, और इन लोगों ने यानी फ्रेंच ने मद्रास को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, मद्रास किसके पास चला गया अभी फॉर नाउ, अभी किसके पास है, फ्रेंच के पास थी। किसकी टेरिटरी अभी, ब्रिटिशर की थी। अब हमने देखा इस चीज से ब्रिटिशर जो थे, ये ब्रिटिशर थोड़े से हेल्पलेस हो गए। अब इनको लोकल लोगों की रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मतलब लोकल रूलर्स की रिक्वेस्ट करनी पड़ी आसपास के। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं मद्रास में बैठी हूँ, मद्रास में जो लोकल रूलर है, आई विल आस्क कि आप लोग मेरी हेल्प करो, या मैं हैदराबाद में बैठी हूँ तो आई विल आस्क कि आप लोग मेरी हेल्प करो, आपकी फोर्सेस मेरी हेल्प करें। बाहर से तो फोर्सेस नहीं बुला सकते ना हम इतनी जल्दी, सारी लिमिटेड फोर्सेस होती थी, तो ये लोग क्या करते थे, लोकल रूलर को अप्रोच करते थे। और इंडिया में प्रॉब्लम क्या रही है हमें पता है, अभी आप लोग सारी वॉर्स पढ़ोगे, आप देखोगे इसके अलावा कोई हमें कहानी नहीं दिखेगी, ठीक है। ये एक पर्सन है, अब इसका भाई जो है वो इसका ही दुश्मन है, क्योंकि क्या चाहिए, इनको भी आपस में गद्दी चाहिए, तो एक दूसरे के अपोज खड़े हो जाते हैं। ये एक का सपोर्ट कर रहा है, ये दूसरे का सपोर्ट करेगा, तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी इन्होंने अप्रोच करा किसको, अनवरुद्दीन को। इन्होंने अनवरुद्दीन को अप्रोच करा कि भैया आप मेरी हेल्प करो इस चीज में, और मुझे ये चीज वापस चाहिए। अब अनवरुद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी, हेल्प करना मीन्स क्या, सपोर्ट मिलिट्री के फॉर्म में। अनवरुद्दीन ने अपनी आर्मी भेजी, लेकिन वो फ्रेंच की आर्मी को हरा नहीं पाई। यहाँ पे मद्रास को हरा अनवरुद्दीन की आर्मी नहीं पाई, तो मद्रास अभी भी किसके पास है, फ्रेंच के पास है। फाइनली जो था, बॉर्डोमिनस ने क्या करा, मनी ली इंग्लिश से और रिटर्न कर दिया मद्रास, और वापस मॉरिशस चला गया। पैसे लिए, क्यों लिए थे अभी हम ये ट्रीटी देखते हैं, अभी उसमें बताएंगे कि कैसे ये वापस गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वापस लेके चला गया। ड्यूप्लेक्स जो था वो बहुत जो था गुस्से में था, और इन्होंने क्या करा, मद्रास को वापस लेने की कोशिश करी ब्रिटिशर से, लेकिन फेल रहा। अब एट लास्ट हुई एक ट्रीटी, एक्सला चैपले। ये ट्रीटी क्या थी, देखो यहां और वहां दोनों जगह लड़ाई चल रही है, बार बार बताया जा रहा है। यहां भी आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, वहां भी आप लोग दोनों आस पड़ोस में हो तो आप लड़ोगे, ठीक है। तो इस ट्रीटी के थ्रू क्या करा गया, ट्रीटी होती किस लिए थी, एक मतलब कंक्लूजन निकालने के लिए। ऐसा कर लेते हैं, आप ये ले लो, हम ये ले लेते हैं, या इतने पैसे ले लो, या ये जगह आप ले लो, ये जगह हम ले लेते हैं, या जो जो एरिया हमने कैप्चर करा आप भी वापस हो जाओ, हम भी वापस हो जाएंगे। इस तरीके के कंक्लूजन हम लोग निकालते थे। तो यहां पे एक जगह थी मद्रास जो कि इंडिया में थी, और एक जगह है क्यूबेक, क्यूबेक जो कनाडा में है। ये आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को वापस कर दी, क्योंकि वहां पे आपने मेरी टेरिटरी ले रखी है, यहां पे मैंने आपकी टेरिटरी ले ली। तो डू वन थिंग कि आप क्या करो, अब लड़ाई नहीं लड़ते इस चीज को लेके, वापस कर देते हैं एक दूसरे की टेरिटरी, शांति से आप बैठो, हम भी शांति से बैठेंगे। तो ये रिजल्ट था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किससे एंड हुई, ट्रीटी से। क्या ट्रीटी का नाम था, एक्सला चैपले। ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट, कोई भी पूछेगा आपसे सीधा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट कंक्लूजन क्या निकला, ट्रीटी का नाम दे देगा। बहुत सारी ट्रीटी है, आगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए साथ के साथ याद रखनी है। क्या थी इसकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की ट्रीटी, एक्सला चैपले। क्लियर हुई है हमें। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर की। अब जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का बेसिक रीजन था ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, कि आज मेरे पड़ोस में लड़ाई क्यों हुई है, क्योंकि आज आपने मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी, इसलिए आज मैं गुस्से में हूं। लड़ाई हमारी 6-7 साल से चली रही है वैसे तो इसका फर्स्ट रीजन हमें समझ में आया था, ठीक है, इमीडिएट कॉज वहां समझ में आया। सेकेंड कार्नेटिक वॉर का क्या रीजन है, अब रीजन होने लगा था इंटरनल अफेयर में घुसना।
आप इंटरनल अफेयर में आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, आप भी किसी लोकल रूलर से कांटेक्ट कर रहे हो, आप भी किसी लोकल रूलर से कांटेक्ट कर रहे हो। तो यहां पे इंटरनल अफेयर में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस जो थी वो देखने को मिलने लगी थी। तो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर का बैकग्राउंड कह लो या रीजन कह लो, ये चीज थी। तो अब यहां पे चीजें चेंज हो चुकी थी। यहां पे फ्रेंच ने क्या करा था, देखो अब आप जब लोकल रूलर का यूज ले रहे हो, आप उनकी सपोर्ट मांग रहे हो, तो आप उनको फेवर भी करोगे। मैं कह रही हूं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगी बट मुझे राजा बनना है, ठीक है। अभी मेरे भाई का बेटा गद्दी पे बैठा है, मुझे अपने बेटे को गद्दी पे बिठाना है। अब मैं आपकी मदद करूंगी तो आप उनको हटा के फेंको लड़ाई में और मेरा बेटा यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। ये कंसेप्ट चल रहा था। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है कि फ्रेंच ने यहाँ पे सलाबत जंग को क्या करा, आसफ जाह का बेटा था और इनको निजाम बना दिया हैदराबाद का। इसके लिए पहले आप एक बार ये टेबल देखिए, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। देखिए ये ग्रुपिंग बन गई थी। अब मैं बात करूं हैदराबाद जो फॉर्म हुआ ना 1774 में, ये सारा वैसे मेडिवल के टाइम पे देख लेंगे एक बार, बट यहां पे अभी इसके लिए जरूरी है बताना। हैदराबाद फॉर्म हुआ। हैदराबाद फॉर्म करने वाले कौन थे? हैदराबाद फॉर्म करने वाले थे निजाम आसफ जहां, निजाम उल मुल्क आसफ जहां इनका पूरा नाम है, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं निजाम आसफ जहां, ठीक है। निजाम आसफ जहां ने क्या करा, हैदराबाद फॉर्म करा। अब निजाम आसफ जहां की डेथ के बाद उनको सक्सीड कौन करेगा? उनका बेटा नासिर जंग। उनका बेटा नासिर जंग उन्हें सक्सीड करेगा, बट वही उनका जो भतीजा था, जो उनका नेफ्यू था मुजफ्फर जंग, वो बैठा है अपोजिशन में। वो क्या कहेगा कि ये क्यों कर रहा है, मैं भी तो पावरफुल हूं, मैं भी तो पर्टिकुलरली इस चीज के लिए कैपेबल हूं, तो मैं क्यों नहीं आगे सक्सीड करूंगा। तो अब वो चाहेगा कि ये ना रहे, ये रूलर ना बने, तो मारने की कोशिश करेगा, अगेंस्ट जाएगा व्हाटएवर, और इसके अपोजिट में खड़ा होगा। तो ये कहानी हमें यहाँ पे देखनी है। दो पार्टी थी, कौन कौन सी? फ्रेंच एंड इंग्लिश। कौन कौन से ग्रुप थे? फ्रेंच एंड इंग्लिश। जगह की बात कर रहे हैं हम, कौन कौन सी है यहाँ पे? हैदराबाद एंड आरकोट। इनके रूलर से ये लोग सपोर्ट मांग रहे थे। तो यहाँ पे जो नासिर जंग है, ये आसफ जाह के बेटे, और इनके अपोजिशन में आ गए थे कौन? मुजफ्फर जंग। इनके अपोजिशन में कौन थे? मुजफ्फर जंग, जो इनके क्या थे? भतीजे थे, यानी ये लोग आपस में क्या है? कजन्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा अनवरुद्दीन। अब अनवरुद्दीन के अपोजिशन में बैठे हैं चंदा साहिब, यहाँ पे आरकोट में। तो ये सब ग्रुपिंग है, आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रुपिंग किसकी है? ड्यूप्लिएक्स, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब। इस टेबल से याद करना आसान होगा, वरना नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन कौन है? ड्यूप्लिएक्स, मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब। यहाँ पे कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, नासिर जंग एंड अनवरुद्दीन। इनकी टीम बनी बैठी है। अब क्या किया? नासिर जंग को मार दिया गया। मार दिया गया के बाद की कहानी है। अब मार दिया गया तो कौन आएगा? कौन चाहता है कि हम रूलिंग पे आए? मुजफ्फर जंग। बट यहां पे क्या करा गया, ठीक है, ये हमने कहानी देखी। अब यहां पे एक चीज और है कि एक ऑफिसर थे जो बसी नाम के थे, स्टेशन इन हैदराबाद फॉर हिज प्रोटेक्शन बाय फ्रेंच इन कार्नेटिक। चंदा साहिब वाज द नवाब विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। अभी देखा आपने कि चंदा साहिब जो थे उनको किसने बना रखा था? चंदा साहिब को किसने बना रखा था? फ्रेंच की हेल्प से ये नवाब बन रखे थे आरकोट के। तो अब ये जो है प्रॉपर टेबल देखने के बाद आपको कनेक्शन समझ में आएगा कौन किसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अटैक कर दिया आरकोट में। कैपिटल सिटी थी ये कार्नेटिक की, आरकोट जी थी ये कैपिटल सिटी थी। कार्नेटिक वॉर जो चल रही थी इनकी, कार्नेटिक बेसिकली नाम इनको ब्रिटिशर और यहाँ पे दिया गया है कोरमंडल कोस्ट जो वाला जो एरिया है ये कार्नेटिक कहता है, इसलिए इनका नाम ही हमने क्या रख दिया? कार्नेटिक वॉर्स रख दिया। और इन्होंने चंदा साहिब को क्या करा? हरा दिया। चंदा साहिब को हरा दिया कौन? रॉबर्ट क्लाइव की प्रॉपर आर्मी ने। रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी ने क्या करा? चंदा साहिब को हरा दिया। चंदा साहिब वाज इम्प्रिजन एंड लेटर किल्ड इन दिस वॉर। चंदा साहिब को मार दिया गया और वो ये वॉर हार गए, ये हमने देखा। अब चंदा साहिब की जगह पे एक इंग्लिश जिसका नेम था मोहम्मद अली, उनको जो अनवरुद्दीन के बेटे थे उनको नवाब बना दिया गया कार्नेटिक का। अनवरुद्दीन के जो बेटे थे अब उनको कार्नेटिक का नवाब बनाया। देखो सिंपल सा सीक्वेंस समझो, कुछ नहीं है। इंग्लिश लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग सपोर्ट में है, इन्होंने इनको हरा दिया, इन्होंने इनको हरा दिया। और जब हरा दिया तो होगा क्या? अब अपने पार्टी वाले लोगों को बनाएंगे ना रूलर। तो इनकी पार्टी में कौन? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के बेटे थे मोहम्मद अली, तो इन्होंने क्या कर दिया? उनको नवाब बना दिया। तो अब ये हमें सारी कहानी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब उनको लास्ट में नवाब बना दिया तो हमें कौन विनिंग पोजीशन पे यहाँ पे दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है? अभी इंग्लिश दिख रहे हैं। और इसके एंड में हुई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। पहली लड़ाई के एंड में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले, वापिस कर दिया मद्रास और क्यूबेक। यहाँ पे हो रही है पौंडीचेरी की ट्रीटी। अब इसमें क्या किया गया? इसमें ड्यूप्लिएक्स को वापस बुला लिया। देखो गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्या रही, अगर हम सोचे तो हम देख सकते हैं क्या पता फ्रेंच विनिंग पोजीशन पे आ सकता, बट फ्रेंच की जो कंपनी थी वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, गवर्नमेंट से डिसीजन आते हैं, वो आपको फॉलो करने होते हैं। आप अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे इस टाइम पे क्या करा? ड्यूप्लिएक्स को वापस बुला लिया गया था, ठीक है। और ड्यूप्लिएक्स की जगह लास्ट में जो बने थे ना, ये ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जब साइन करी, आप लिख लो अगर आपको नाम इसका, यहाँ पे बने थे गोदेहू।
नेक्स्ट गवर्नर कौन थे? गोदेहू। ये थोड़े ऐसे इंसान थे, चलो यार बैठ के बातें बातें करते हैं, खत्म करते हैं, लड़ाइयां क्यों लड़नी है। तो गोदेहू वाज लाइक दैट कि चलो ट्रीटी कर लेते हैं, शांति से निपटा लेते हैं, लड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन वही हमने स्टार्टिंग में देखा था, ड्यूप्लिक्स कैसे पर्सन थे, ही वाज वेरी एम्बिशियस, ही वांट कि मुझे तो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी चाहिए। तो इस तरीके से सेकंड कार्नेटिक वॉर खत्म हुई। वहीं अब बात करते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर की। थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या था, देखो अब यहाँ पे कॉम्टे डे लैली जो थे, फ्रेंच के एक पर्सन थे, इन्होंने अटेम्प्ट करा कि वेंडी वॉश में 1760 में एक लड़ाई लड़ने की। कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक कहानी जाननी है। 1760 में एक डिसीजिव बैटल हुई, छोटी छोटी बैटल चल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक डिसीजिव बैटल हुई जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वेंडी वॉश। डिसीजिव बैटल थी बैटल ऑफ वेंडी वॉश। कब हुई थी? इस डिसीजिव बैटल में कौन था? इंग्लिश की तरफ से सर अयरकूट थे। इंग्लिश की तरफ से इन्होंने डिफीट कर दिया फ्रेंच की आर्मी को, और जो यहाँ पे फ्रेंच के हेड थे, जो हेड कर रहे थे मिलिट्री को, बसी, उनको इंप्रिजन कर लिया। यानी कि जो 1760 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ वेंडी वॉश, इसमें फ्रेंच हार गई और इंग्लिश जीत गए। तो यहाँ पे इस वजह से क्या डिसीजन निकला कि ब्रिटिशर जो थे वो क्या रहे हैं? टॉप पे रहे हैं, और फ्रेंच को अपनी सारी पावर क्या करनी पड़ेगी? यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी और उन्हें यहाँ पे सरेंडर करना पड़ेगा। तो जितनी भी फ्रेंच की पावर थी, जितने भी फ्रेंच के यहाँ पे बेसिस बने हुए थे, ट्रेड करने के एरिया जो भी थे, वो सब यहाँ पे क्या कर दिए? उन्होंने लूज कर दिए। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या देखा हमने? अयरकूट ने अटैक करा, लड़ाई हार गया। अयरकूट ने पौंडीचेरी पे भी अटैक करा, ठीक है, और यहाँ पे उनको आगे क्या करना पड़ा? फ्रेंच को सरेंडर करना पड़ा। तो पूरी तरीके से 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुई। उसके बाद 63 तक इनका पूरा नामो निशान मिट गया। सारे ट्रेड सेंटर चले गए, जितनी जगह पे भी आप थे उस जगह से भी आपको हाथ धोना पड़ा। अब एक एक करके, अब पिक्चर में कौन बचा है? सिर्फ अब पिक्चर में बचे हैं सिर्फ इंग्लिश। पिक्चर में था कौन? PDEDF के हिसाब से हमने देखा तो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश एंड फ्रेंच। पोर्तुगीज से मैरिज अलायंस कर लिया, मामला शांत कर दिया, जितने साल रूल करा आपने कर लिया। डच को क्या करा? लड़ाई हुई थी 1759 में। कब लड़ाई हुई थी? 1759 में। कौन सी लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ बेदारा। क्लियर हुआ? उसके बाद इंग्लिश थे, देन डेनिश ने 1845 में अपनी फैक्ट्री ही बेच दी थी। डेनिश ने 1845 में अपनी फैक्ट्री ही बेच दी थी। उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंच में, इन्होंने टक्कर दी, बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ी है, अच्छी खासी लड़ाइयां हुई हैं, बट एट द एंड 1760 में इन्होंने भी क्या करा? इनको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो पूरी तरीके से इनको वॉश कर दिया गया। तो बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में किससे? फ्रेंच और इंग्लिश की। इंग्लिश वॉन, ठीक है, और बड़ी बेदर्दी से किसको? डच को हरा दिया गया। तो डच के साथ हुई बैटल ऑफ बेदारा। 5960 याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स ऑल कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग करी, एक एक करके सब आए, इंग्लिश किस तरीके से बच गए और एक एक करके उन्होंने सबको यहाँ पे हरा दिया। तो ये सारी हमने कहानी यहाँ पे देख ली है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर ने इंडिया में आके कैप्चर करना स्टार्ट करा। अभी तक तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप बाहर से आए हो, आप लोग लड़ रहे हो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब कैसे कैसे इन्होंने इंडिया में एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। ब्रिटिशर की एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करेंगे और एक एक करके यहाँ के एरिया सारी हम लोग बात करेंगे कि मराठा के साथ कैसे लड़ाई हुई, सिख्स के साथ कैसे लड़ाई हुई, मैसूर के साथ कैसे लड़ाई हुई। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।